नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी के 150 दिन में पढ़ने के लक्ष्य के साथ हम गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं और गद्य साहित्य में भी निबंध खंड को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमें निबंध निलय के निबंधों को पढ़ना था, जैसा हमने पिछले वीडियो में निर्धारित किया था। तो हमारे सिलेबस में 7 निबंध हैं जिस पे व्याख्या भी आती है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये 7 निबंध हमें पढ़ने होते हैं। निबंध कौन कौन से एक बार देख लीजिए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य का सौदेश्यता है, साहित्य का उद्देश्य। प्रेमचंद जी का निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। यह जो निबंध है, यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और भारतीय संस्कृति गुलाब राय का एक निबंध है। तो ये 4 निबंध आज हम पढ़ेंगे और कल हम कुटज, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य और संवत्सर, ये 3 निबंध हम कल पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम इन निबंधों को पढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 4 निबंध पढ़ने हैं, सबकी संवेदना और शिल्प पक्ष को हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो संयम बनाते हुए धीरे धीरे बीच में अगर आवश्यकता लगे तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। और निबंध थोड़ा सा कठिन पक्ष माना जाता है हिंदी साहित्य में, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको तैयार करना होगा। चलिए, पहला जो निबंध है वह है निबंध बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है। समझिए, इस टॉपिक को ही समझिए पहले। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास। कहना क्या चाह रहे हैं कि जन समूह, जो जनता जो चाहती है या आम लोग जो चाहते हैं, उनके हृदय में जो भाव है उसी की अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य है। ये तो मोटा मोटा समझ में आया कि वो साहित्य को लेकर बालकृष्ण जी भट्ट के विचार क्या है कि आम जनता की जो हृदय की अभिव्यक्तियां हैं, उन्हीं का शब्द क्या है? निबंध है। उन्हीं को शब्दों में पिरो दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? साहित्य बन जाता है। बालकृष्ण भट्ट का यह जो निबंध है, यह विचारपरक निबंधों की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो इस जो निबंध है, इसमें बालकृष्ण भट्ट ने बहुत ही अच्छी सृजनात्मक प्रवृत्ति दिखाई है और उस दौरान की जो गद्य की वैचारिक सशक्तता व भाषिक विकास को यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए, ये भारतेंदु युग में है, इस दौरान ही गद्य का विकास हुआ है। तो जो गद्य का विकास हो रहा है, वो गद्य का विकास इनके निबंधों से भी आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके संवेदनात्मक पक्ष की कि क्या इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो निबंध पर भारतेंदु युगीन जो नवजागरण का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन्होंने साहित्य को एक व्यक्तिगत रूप में ना देखते हुए जनसमूह के रूप में देखा है। तो जनसमूह को इसको केंद्र में लाने की प्रयास इन्होंने किया है। बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंध में बताते हैं कि साहित्य किस प्रकार से इतिहास से अलग होता है और यह दृष्टिकोण बिल्कुल प्रेमचंद जैसा दृष्टिकोण है, जहाँ पर प्रेमचंद ने भी कहा है कि इतिहास में नाम, घटना व तिथि सच होते हैं, बाकी सब क्या होता है? झूठ होता है। तो इसी प्रकार साहित्य में नाम, तिथि व घटना सब झूठ होता है, बाकी सभी सत्य होता है। तो इनके कथन से ये चीज़ आप और अच्छे से समझ पाएंगे। किसी देश का इतिहास पढ़ने से पहले हम उसके बाह्य हाल को जान सकते हैं, परंतु साहित्य के अनुशीलन से हम उस समय के आभ्यंतरिक भाव भी हम जान सकते हैं, आंतरिक भाव भी हम क्या है? जान सकते हैं। तो साहित्य को इन्होंने इतिहास से अलग किया है। संवेदना का पहला बिंदु है ये। दूसरा कह सकते हैं, पहला जनसमूह को केंद्रित, दूसरा इतिहास से अलग। इन्होंने फिर जो वैदिक काल से लेकर भारतेंदु युगीन जो साहित्य है, इस दौरान जो साहित्य आया है उसका विश्लेषण करने का या विचार करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो साहित्य आता है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या किया गया? वैदिक साहित्य में मान लीजिए उस दौरान कोई भी ऐसी प्राकृतिक शक्ति थी। उस दौरान विज्ञान का विकास तो इतना नहीं हुआ था कि आप बता सकें कि कौन सी प्राकृतिक घटना किस वजह से होती है, लेकिन जब प्राकृतिक घटनाओं को देखते थे तो उनको ईश्वरीय शक्ति मानकर उसकी स्तुति में ऋचाओं की रचना वो करते थे। ये साहित्य की विशेषता थी। इसको इन्होंने उदाहरण में लिखा है, प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देखकर उसे सीधे साधे चित्त के बिना कुछ छानबीन किए उससे अज्ञात व अज्ञेय मान लिया गया।
वायु जब प्रबल वेग से बहने लगे तो उसे ईश्वरीय शक्ति समझकर उसे शांत कर स्तुति करने लगे। मतलब जो मानव के नियंत्रण में नहीं थी चीज़ें, जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी, उनको ईश्वरीय शक्ति मान लिया गया और उन्हीं पर ऋचाएँ की गई, अर्थात साहित्य की रचना की गई। इसी प्रकार उपनिषदों में भी ईश्वर विषयक चिंतन साहित्य के केंद्र में रहता है। रामायण व महाभारत भी क्या है, उस दौरान जो हो रही थी घटनाएं उसको अभिव्यक्त करता है। रामायण उस दौर की घटना है जब राम व भरत ऐसे दो भाई थे जो एक दूसरे के लिए सर्वस्व एक दूसरे पर न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, जबकि महाभारत उस दौरान की घटना है जब 2 गज जमीन के लिए भी 2 भाई आपस में लड़ उठते थे। तो वो उस दौरान की जो जनता की जो अभिवृत्ति है, जो जनता का जो विचार है, जनसमूह का जो हृदय का विचार है, उसी को साहित्य व्यक्त करता हुआ आता है। केंद्र में वही रहेगा थॉट, ठीक है ना। फिर वे क्या करते हैं, बौद्ध, तांत्रिक व पुराणों पर विचार करते हैं। बौद्धों पर उनका विचार थोड़ा नकारात्मक रहता है। उनका मानना था कि महाभारत के पश्चात जब बौद्ध आए तो उन्होंने वेदों व ब्राह्मणों का विरोध किया और वेदों की भाषा संस्कृत को बिगाड़ कर उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो वेदों को, बौद्ध को लेकर इनका विचार थोड़ा नकारात्मक है। इसी प्रकार तांत्रिकों का भी इन्होंने विरोध किया है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजा तक ही संतोष कर गए, परंतु तांत्रिकों ने तो बड़ा संहार किया, कोई क्षुद्र देवता पूजन को फैला दिया। तो इन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म किया है, इसकी आलोचना की है। ऐसे पुराणों की भी आलोचना की है। हिंदू धर्म के अनेक मतांतरों की स्थापना पुराणों की करतूत है। तो बौद्ध, तांत्रिक व पुराणों पर इनका विचार जो है वो आलोचनात्मक विचार देखने को मिलता है। यही कथन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। फिर भट्ट जी क्या करते हैं, इन्होंने साहित्य पर विचार किया। कहाँ से कहाँ तक, वैदिक साहित्य से लेकर भारतेंदु युगीन साहित्य पर इन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। दूसरा जो पक्ष है इस निबंध का वो यह है कि इन्होंने हिंदी की बोलियों व आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास को भी निबंध में समझाया है। उनका विभिन्न बोलियों और भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। हालांकि उनके जो भाषा को लेकर पूर्वाग्रह जो हैं, पहले से जो मान्यताएं होती हैं उन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं, उन मान्यताओं का प्रभाव थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। इनके अनुसार बंगाली बहुत ही मधुर, कोमल और सरस बोली है। मरहठी जो है वो कर्णकटु है, कठोर है। पंजाबी तो निहायती ही भद्दी है, कठोर व रूखी है। ब्रज में मिठास है किंतु जनानी बोली जैसी लगती है। तो ये भाषाई इनके विचार हैं जो इन पैराग्राफ में भी लिखे हैं, आप अपने स्तर पर देख पाएंगे। तो भाषा को लेकर इनकी थोड़ा सा प्रेजुडिस जिसको बोलते हैं हम, वो देखने को मिलता है। फिर इन्होंने क्या किया है कि नवजागरण के दौरान जो आंतरिक अंतर्विरोध हुए थे वो यहाँ पर उजागर हुए हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बार बार देश को आर्य देश, हिंदू जाति ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है जो इनके आलोचना वाले पक्ष में आप लिख सकते हो, क्योंकि यही आगे जाकर नवजागरण की सीमा भी बनता है। हिंदू और आर्यों का देश कहलाना कहीं ना कहीं जो समाहित सब अगर सबको करना चाहें तो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इन्होंने लिखा भी है, जैसे हमारी हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और प्रवर्तक होते ही जा रहे हैं। तो ये जो हिंदू जाति का जो विचार है ये इनके यहाँ देखने को मिलता है। तो जब आप इनका आलोचना पक्ष लिखेंगे निबंध का, तो एक तो भाषाओं पे जो पूर्व मान्यताएं इनकी रही हैं उसको लिखें, बौद्ध धर्म की जो आलोचना की है उसके बारे में लिखें, और एक हिंदू जाति वाला पक्ष लिखें। 3 बिंदु आप आलोचना में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए, ये भारतेंदु युग में लिख रहे हैं, इसके बाद शुक्ल जी का आगमन होता है। तो शुक्ल जी का जो निबंध संबंधी या साहित्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं बालकृष्ण भट्ट जैसा ही नज़र आता है। देखिए, शुक्ल जी के साहित्यिक संबंधी विचारों की पृष्ठभूमि, शुक्ल जी ने जो अपना विचार लिया है उस पर बालकृष्ण भट्ट के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने क्या कहा है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है, कि जनता की जो चित्तवृत्ति होंगे, एक तरीके चित्तवृत्ति क्या है, हृदय संबंधी विचार ही तो हो गए। तो सेम ही थॉट शुक्ल जी भी कह रहे हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित नजर आ रहे हैं। शुक्ल जी ने आगे कहा था कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के बावजूद जनता की चित्तवृत्तियों में भी परिवर्तन होता रहता है। साहित्य इन चित्तवृत्तियों की अभिव्यक्ति ही है। इस दृष्टि से देखें तो भट्ट जी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव शुक्ल जी पर नजर आ रहा है।
क्योंकि शुक्ल जो भट्ट जी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनता का जो हृदय है, उसका जो जन समूह का जो हृदय है, वही उसी की अभिव्यक्ति क्या है, साहित्य है। ठीक है ना। फिर हम इस निबंध का अगर शिल्प पक्ष देखें तो इसकी एक तो आंतरिक सुसंबद्धता है ना, आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यह भारतेंदु युगीन अंतिम अवस्था को दर्शाता है जब गद्य पर से ब्रज की कलात्मकता का प्रभाव हट रहा है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता, मैंने कहा था कि गद्य की में का विकास भी हो रहा है, गद्य के लिए खड़ी बोली का विकास भी इस दौरान ही हो रहा है, उस दौरान का यह निबंध है। सीमित तौर पर इसमें भारतेंदु युगीन जो गद्य विन्यास, गद्य की जो विशेषताएं हैं, वह चाहे गद्य विन्यास शैली हो, वह चाहे कथावाचक शैली हो, वह चाहे उपदेशात्मक शैली हो, चाहे वह दृष्टांत शैली हो, इन सब का प्रभाव इस निबंध पर देखा जा सकता है। कहने का मतलब भारतेंदु युगीन गद्य विशेषताओं का प्रभाव निबंध पर आसानी से परिलक्षित है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, लेकिन तद्भव शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी व उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। दृष्टांत शैली का उपयोग किया गया है और अधिकांश जो दृष्टांत लिए हैं वो संस्कृत परंपरा से उन्होंने लिए हैं। और लोकोक्ति और मुहावरों का भी बहुत प्रयोग किया गया है। जैसे एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80, ये मुहावरे का प्रयोग इस निबंध में देखने को मिलता है। तो ये पहला निबंध था हमारा बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अभी इसी प्रकार साहित्य के बारे में ही कुछ निबंध हमारे सिलेबस में है। पहला निबंध साहित्य का जो था वो बालकृष्ण भट्ट का है। दूसरा निबंध प्रेमचंद जी का आता है, जिसमें साहित्य का उद्देश्य शीर्षक के तहत इस निबंध को लिखा गया है। देखिए, प्रेमचंद जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रेमचंद जी एक बहुत ही अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। हालांकि ये वाला जो निबंध है, ये निबंध के रूप में नहीं लिखा गया था। जब 1934 में हम पढ़ते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, तो उस स्थापना का जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं प्रेमचंद जी। तो उस अध्यक्षीय भाषण के रूप में उन्होंने इस निबंध को इस विषय वस्तु को बोला था, जिसको निबंध के रूप में हमारे साथ संकलित किया गया है। तो प्रेमचंद जी के साहित्य के उद्देश्य को लेकर या साहित्य को लेकर क्या विचार थे, ये इस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने बताया था। तो उसी को हम देखते हैं। पहला, ये क्या मानते हैं कि जो साहित्य होता है वो साहित्य प्रगतिशील होता है। हमेशा साहित्य क्या होगा, प्रगतिशील होगा। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर उसका स्वभाव यह नहीं होता तो शायद वह साहित्यकार ही नहीं होता। मतलब साहित्यकार जो होगा वो पुरानी विचारधाराओं या परंपरा, इन सब में बंधा हुआ नहीं होगा। वो हमेशा से क्या रहेगा, प्रगतिशील रहेगा। प्रगतिशीलता का अर्थ भी बताते हैं कि प्रगतिशील व्यक्ति अपने वर्तमान की कमियों से परेशान होकर बेहतर स्थितियों का निर्माण करना चाहता है। प्रगतिशील व्यक्ति क्या होगा, समाज में व्याप्त कोई ऐसी चीज़ें देखेगा जो नहीं होनी चाहिए, फिर उसकी कोशिश होगी कि उन चीज़ों को वो बदलने का प्रयास करे। दूसरा, वे साहित्य की जो नश्वरवादी, रोमांटिक, मनोरंजक परक साहित्य की जो भूमिका है उसको खारिज करते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है। अब हमें तो उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। तो ये कहीं ना कहीं साहित्य की स्वदेश्यता को लेकर आते हैं कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो साहित्य की स्वदेश्यता को स्वीकार करते हैं और स्वदेश्यता के रूप में वे क्या स्वीकार कर रहे हैं कि यह कर्म का संदेश हमें देता है। फिर कला की सामाजिक, इसी को आगे बढ़ाते हुए कला की सामाजिक उपयोगिता को दर्शाते हैं कि ठीक है, साहित्य लिखना एक कला है, लेकिन उसकी उपयोगिता सामाजिक है। सब लोगों के लिए वह उपयोगी होता है। मुझे यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है और मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता के तराजू पर तोलता हूँ। तो जो आप ध्यान से देखें तो शुक्ल जी का भाव भी आ रहा है। शुक्ल जी भी साहित्य में जो लोक मंगल की अवधारणा करते हैं, उसमें साहित्य को वो समाज से जोड़ते हैं। वही विचार प्रेमचंद जी के भी हैं। फिर प्रेमचंद प्रगतिशील साहित्य हेतु सौंदर्य की कसौटियों को बदलने की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि सौंदर्य को विस्तारित करते हैं कि सौंदर्य केवल रूप में या औदात्य में, केवल इसी में सौंदर्य नहीं देखा जा सकता। सौंदर्य हर जगह उपलब्ध है। परंपरावादी क्या करेंगे, रूपवादी कवियों द्वारा
निर्धारित जो सौंदर्य के अभिजात्यवादी जो कसौटियां हैं उनको बदलते हुए इन्होंने गरीब नारी के उलझे हुए बालों, पपड़ियाँ लिए हुए होठों और कुंभलाए हुए गालों में भी सौंदर्य को ढूंढने का प्रयास किया है। मतलब आम जनता के सौंदर्य को भी सौंदर्य मानने की जो कोशिश है वो प्रेमचंद के यहाँ देखने को मिलती है। फिर ये साहित्यकार और समाज के अंतर संबंधों को बताते हैं कि साहित्यकार और जो समाज है इनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, साहित्यकार का लक्ष्य क्या है। साहित्यकार का जो लक्ष्य है केवल महफिल सजाना नहीं है, अर्थात केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये लिखते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। इसका दर्जा इतना ना गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मतलब ये कहना चाह रहे कि साहित्य जो देशभक्ति और राजनीति है उसको भी, उसके लिए भी नेतृत्व का काम कर सकता है, उसके आगे मशाल लेकर चल सकता है, ये उनको भी दिशा निर्देशित कर सकता है। तो प्रेमचंद जी के बड़े प्रगतिशील विचार थे साहित्य को लेकर। और आखिर में ये लिखते हैं कि प्रेमचंद जी जो थे वो साहित्यकार की जो प्रतिभा होती है, टैलेंट जो होता है, उसको जन्मजात मानते थे। ये मानते थे कि एक व्यक्ति जो होता है वो साहित्य की प्रतिभा जन्म से ही लेकर आता है और इसे अभ्यास से आप और अच्छा बना सकते हो। इसको लिखते हैं ये हमें शक नहीं है कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके तो निश्चित ही हम साहित्य की सेवा कर पाएंगे। मतलब जन्मजात प्रतिभा को स्वीकारते थे। फिर ये कहते थे करना क्या चाहिए, तो साहित्य सृजन हेतु अपने एक निश्चित विषय चुन लेने चाहिए और इस विषय पर पूर्ण अधिकार करना चाहिए। मतलब एक्सपर्टीज लाना चाहिए आपको अपने साहित्य में। हमें अपनी रुचि के और प्रकृति के अनुरूप विषय चुन लेने चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार कर लेना चाहिए। मतलब आधा अधूरा साहित्य पूरी जो जद्दोजहद के बाद अगर आप साहित्य लिख रहे हैं तो पूरी शिद्दत से साहित्य आपको लिखना चाहिए। और साहित्य को ये सेवा कर्म मानते हैं कि साहित्य को आप धन अर्जन का साधन ना माने, साहित्य समाज की सेवा ही है। जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है। तो सेवा साहित्य को ये समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने क्या किया है, साहित्य को जनसाधारण की भाषा, हम हर बार बात करते हैं कि प्रेमचंद की भाषा हिंदुस्तानी भाषा रही है। हमने कहानी में बात की, हमने उपन्यास में बात की, तो उसी भाषा को अपनाने पर ये जोर देते हैं। और अंत में ये कहते हैं हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो और जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। ये व्याख्या में ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो इन पंक्तियों को आप MTR कर लीजिए। MTR पता है ना, मुझे तुम रटो। फिर शिल्प की बात करें तो भाषण है तो बहुत धनात्मक शैली देखने को मिलेगी। उदाहरणों का सुंदर प्रयोग करते हैं, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग है और भाषागत विशेषताएं इसकी आप लिख सकते हैं। जो प्रेमचंद की भाषा की विशेषताएं हैं वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो दूसरा निबंध था ये भी साहित्य पर ही लिखा गया निबंध है। साहित्य का उद्देश्य, कि साहित्य की स्वदेश्यता अगर हम कोशिश करें तो साहित्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए, साहित्य का लक्ष्य इन्होंने समाज से जोड़ा है। अगला निबंध थोड़ा अलग है, इस साहित्य पर नहीं है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जब हम निबंध का विकास पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर ललित निबंधों को पढ़ा था। ललित निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर आते हैं या महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु उभर कर आते हैं। इनके जो ललित निबंध है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक निबंध है कुटज, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो शुक्लोत्तर हिंदी परंपरा के सशक्त लेखक हैं। हिंदी निबंध को इन्होंने कई आयाम दिए हैं। इनके बारे में हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं जब पहले दिन हमने निबंध का विकास पढ़ा था। इनके निबंधों की विशेषताएं भी आप वहाँ से देख लेंगे क्योंकि वही विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं कुटज निबंध के विशेष के तौर पर। देखिए, कुटज निबंध के दो भाग हैं, ठीक है ना। पहला तो ये क्या करेंगे, कुटज क्या है, कुटज के शब्द का अर्थ निर्धारण करते हैं कि कुटज शब्द का क्या अर्थ आता है।
फिर ये क्या करते हैं कि कुटज की विशेषताएं बताते हुए कि कुटज का ये तात्पर्य है और कुटज का ये अर्थ होने के बाद में उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को लेते हुए एक जीवन दर्शन और जीवन का संदेश उद्घाटित करते हैं। जीवन दर्शन मतलब जीवन को लेकर आपका क्या विचार होना चाहिए, आपकी क्या फिलॉसफी, क्या दर्शन होना चाहिए, और फिर उसमें से एक संदेश भी देने का ये प्रयास करते हैं। तो इन्हीं 2 भागों में हम इस निबंध को पलटने का प्रयास करेंगे। तो जो खंड क है, जिसमें पहले खंड में जब ये कुटज शब्द का अर्थ निर्धारण कर रहे हैं तो कुटज के 2-3 अर्थ इन्होंने बताए हैं। पहला अर्थ तो ये जोड़ते हैं शिवालिक से। मिथक संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान, लोक प्रचलन के आधार बनाकर ये कुटज को शिवालिक पर्वत की चोटियों पर देखते हैं। मतलब कुटज कहाँ पर है? शिव की अलग पर है, शिवालिक पर है। और है कौन? कुटज एक ऐसा वृक्ष है जो पर्वत कूटों का मतलब होता है ढलान पर उगने वाला एक वृक्ष है। और इसका प्रमाण ये स्थापित करते हैं मिथकों से, संस्कृत साहित्य से और बाकी जो साहित्य हैं। प्रमाण है कालिदास के मेघदूत में भी चर्चा हुई है, जहाँ पर मेघदूत के यक्ष के संतृप्त हृदय को कुटज ने ही सहारा दिया था। तो यक्ष ने कुटज के पुष्प का अघर्य देकर ही प्रार्थना की थी। तो इतिहास में भी कालिदास के मेघदूत से संदर्भ लेकर कुटज को पर्वत की जो ढलान वाला जो एरिया है उसमें उगने वाले एक वृक्ष के रूप में उसका अर्थ निर्धारण ये कर रहे हैं। फिर एक और अर्थ में देखें तो कूट शब्द से निर्मित शब्दों से अर्थ की ये तलाश करते हैं, जिसमें लोक कथाओं का भी सहारा लेते हैं। कुटज वो है जो कूट घड़े में पैदा हुआ है। अगस्त्य मुनि में इसका जिक्र है। कुटहारिका या कुटाकारिका संस्कृत में एक दासी है, जो अगस्त्य मुनि को दासी पुत्र भी कहा जाता है। बहुत सारे अर्थ वो बताते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अर्थ जो स्वीकारा जाता है वो इसी से स्वीकारा गया है कि शाब्दिक भाषा शास्त्रीय अर्थ निर्धारण छोड़ सीधे ये क्या करते हैं, कुटज को एक वृक्ष मान लेते हैं, पर्वत के ढलानों में उगने वाला एक वृक्ष मान लेते हैं। और भी इन्होंने अर्थ दिए हैं, पर ये अर्थ निबंध के परिप्रेक्ष्य में इस अर्थ को मान्यता प्रदान करते हैं। अब हमने देख लिया खंड क में कि कुटज का क्या अर्थ है। अब हम देखेंगे उस अर्थ से ये जीवन दर्शन और जीवन संदेश कैसे देते हैं। तो इन्होंने जो 2 जीवन धर्म प्रस्तावित किए हैं कुटज के माध्यम से, पहला है अपार जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा को अपार जिजीविषा कह सकते हैं, और उद्देश्यपूर्ण जीवन की आपके जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कुटज के जीने का ढंग मानव जीवन के लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करता है और मनुष्य को उस कुटज के जो जीवन ढंग है उससे सीखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे? देखिए, कुटज जो होता है वो एकदम एकांत में पर्वत के ढलानों पर, शिवालिक पर, संसाधनों के अभाव में रहते हुए भी जीवंत बना रहता है। तो इतने कठिन परिस्थितियों में भी अगर जी रहा है तो उसमें क्या है? अपार जिजीविषा है। अपार जिजीविषा है जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य खींच लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरों में झूम कर अपना उल्लास खींच लो। मतलब जो कुटज इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो उसको पोष्य चाहिए वो अगर खोज ले रहा है, तो आपके जीवन में भी अगर कठिन परिस्थितियां हैं तो आपको भी सीमित संसाधनों में भी अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि जो मिल रहा है उसका अधिकतम उपयोग आप कर सको। तो ये जीवन संदेश वो दे रहे हैं। दूसरा क्या दे रहे हैं कि मनुष्य को भी प्रचंड जीवन जीने की इच्छा या दृढ़ जो जिजीविषा है वो रखनी चाहिए। उनके जीवन की जो प्रचंड इच्छा है उसके लिए वो लिखते हैं, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। कि ठीक है, जीने की इच्छा है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति भी कोई है। फिर लिखते हैं कि जीवन की सार्थकता किस में है, जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अगर जीवन की सार्थकता है तो जो हम प्रबल जीने की जो इच्छा रख रहे हैं, जिजीविषा रख रहे हैं, उसको भी सार्थकता मिलेगी। तो ये लिखते हैं, कुटज के जीवन में स्वार्थ, कृत्रिमता, छल कपट, धूर्तता व दिखावे जैसी चीज़ें नहीं है। तो मानव जीवन में भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय सभी स्थितियों में उल्लसित
वो हृदय से अपराजित रहता है। तो यही भाव मनुष्य के हृदय के भी होने चाहिए। अतएव सुख दुख राग विराग पर जिसका सार्थक नियंत्रण हो वह ही सार्थक जीवन जी सकता है। अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छी परिस्थितियां हों चाहे वह खराब परिस्थितियां हों, उसमें भी उसे अपने आप पर नियंत्रण करना है, तभी वह सार्थक जीवन जी सकता है। फिर एक और संदेश देते हैं, वह है कि सुख व दुख तो मन के विकल्प मात्र हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। अगर आपने अपने मन को किसी दूसरे पर समर्पित कर दिया, बाह्य परिस्थितियों के चलते आपका मन प्रभावित होता है, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। तो अपने जो मन पर जो नियंत्रण कर पाएगा या दूसरों के परवश जो नहीं होगा, वही सुखी हो सकता है। तो जीवन में आपको इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन संदेश वो देने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बात हुई कि इसकी संवेदना पक्ष क्या है। एक जिजीविषा बताई उन्होंने और एक जीवन का संदेश दिया। शैली की बात करें तो इन्होंने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। माना जाता है कि जब द्विवेदी स्वयं जीवन संघर्षों से गुजर रहे थे तब उन्होंने यह निबंध लिखा। तो ललित निबंधकार होने के नाते उन्होंने कई ऐसी बातें साफ साफ कही, अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके जीवन से भी जुड़ी हुई इस निबंध में कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। शिल्प पक्ष अगर लिखना है तो ललित निबंधों की सारी विशेषताएं इसमें डाल दो। ये क्लासिक उदाहरण है। ललित निबंध परंपरा का व्यक्तित्व व्यंजकता के काफ़ी करीब है। पांडित्य, सहृदयता, आत्मीयता, वैचारिक उन्मुखता, सहजता, सरलता, स्वच्छंदता, रागात्मकता, अनुभूति, जितने कीवर्ड्स हैं ना ललित निबंध के, सारे डाल दो, सारे देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का भी उन्होंने वर्णन किया है। गुण विवेचन करते हैं। आत्मीय शैली है। वृक्ष के जीवन को मानवीय जीवन के आख्यान में बदल देते हैं। ये बड़ा ही क्रिएटिव सृजनात्मक प्रतिभा का उदाहरण है। संवाद शैली का प्रयोग किया है। प्रश्नों के माध्यम से प्रसंग को बढ़ाते हैं जिससे पाठक जुड़ा हुआ महसूस करता है। सूक्ति परक वाक्यों का भी प्रयोग किया है। यद्यपि तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है परंतु विन्यास बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा वाला है, इसलिए तत्सम प्रधान भाषा पाठकों को कोई बाधक के रूप में नहीं आती है। अंग्रेजी शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक जैसे शब्द जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये निबंध है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज। ठीक है, बड़ा अच्छा निबंध है, ललित निबंध है। जब भी ललित निबंध की चर्चा करें इस निबंध की चर्चा अवश्य करें। अगला निबंध जो आज हमें पढ़ना है वह है गुलाब राय कृत भारतीय संस्कृति। बहुत ही आसान निबंध, भारतीय संस्कृति की सीधी सीधी इन्होंने विशेषताएं बताई हैं। गुलाब राय जी जो थे वो भारतीय जो संस्कृति है उससे बड़ा प्रेम करते थे। तो भारतीय जो संस्कृति के विभिन्न तत्वों हैं उनको लेकर उन्होंने यह निबंध बनाया है। तो ये शुक्ल युगीन निबंधकार हैं। इनकी जो निबंध शैली है वो पांडित्यपूर्ण, सरल है, स्वच्छ, स्पष्ट और शुक्ल युगीन निबंधों की विशेषताओं से प्रभावित है। मतलब शुक्ल जी के विचार भी यहाँ काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। निबंध की जो शैली है वो है विचार परक। ये जो निबंध है वह विचार परक निबंधों में आएगा और उन जिसमें एक व्यक्तित्व आद्यांत शामिल है, अपना व्यक्तित्व का विपुट इन्होंने डाला है। अब देरी न करते हुए संवेदना पक्ष हम देखते हैं इसका। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, संस्कृति को परिभाषित करते हैं कि संस्कृति से क्या तात्पर्य है। तो संस्कृति संस्कार शब्द से उत्पत्ति हुई है, कल्चर धातु से जोड़कर इसका अर्थ निर्धारण करते हैं। फिर ये बताते हैं कि किस प्रकार भौगोलिक व ऐतिहासिक परिस्थितियाँ संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कि अगर भौगोलिक और जो इतिहास होगा उससे संस्कृति के तत्वों का निर्धारण होता है। इसके लिए ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें से कुछ पंक्तियाँ आप उठा सकते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध जो है वह संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। इतना भी लिख देंगे एग्जाम में तो काम चल जाएगा। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका अर्थ होता है पैदा करना, सुधारना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जातीय संस्कारों को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। व्यक्तिगत संस्कार होते हैं समाज के, एक व्यक्तियों के समूह के जो संस्कार होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। संस्कृति के दो पक्ष हैं, संस्कृति के आंतरिक पक्ष भी हैं और बाह्य पक्ष भी हैं। आंतरिक पक्ष देश की सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि जो होती है वो आंतरिक पक्ष है उसका, और बाह्य पक्ष जिस पे हमारा नियंत्रण कम होता है, जब भाषा
जलवायु, रहन सहन, वस्त्र, रीतियाँ, रुचियाँ, भोजन, जीवन यापन, ये हमारे इसके बाह्य पक्ष में आते हैं। अब ये बताएंगे कि संस्कृति पर, भाषा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये बोलते हैं कि शब्दों के जो अर्थ हैं वो सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप ही विकसित होते हैं। जैसे उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा ये। भारत देश क्या है? गर्म है। भारत देश क्या है? गर्म है। भारत में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तुलना करें तो वेस्टर्न जो देश हैं, यूरोप जो है, अमेरिका है, उसकी तुलना में भारत गर्म है। तो यहाँ पर जो मुहावरा बनेगा वो बनेगा हृदय शीतल करना। जबकि जो पाश्चात्य देश है वहाँ पर क्या है? ठंडा देश है, तो वहाँ पर वार्म वेलकम होगा, वार्म वेलकम बनता है। ठीक है। जैसे इंग्लिश का एक फ्रेज देखिए, किलिंग 2 birds with 1 stone, एक ठेले से 2 पंछी मारना, है ना। ये भारत में उतना प्रासंगिक नज़र नहीं आएगा। जो इसमें कड़वाहटपन कह लीजिए या कठोरता है, लेकिन जो मधुरता यहाँ पर है, जो एक पंथ दो काज, दोनों का मतलब एक ही है। एक पंथ दो काज हिंदी का मुहावरा है और अंग्रेजी का है किलिंग 2 birds with 1 stone। अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो वो मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, भाषा और संस्कृति का, उसकी बात ये कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया है रहन सहन, खान पान, पोशाक, जलवायविक, भौगोलिक व ऐतिहासिक विशेषताओं का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे ज़मीन पर बैठना, हाथ से खाना खाना, नहाकर खाना खाना, ढीले ढाले कपड़े पहनना, ये भारत की आवश्यकताओं के अनुसार ये जो विशेषताएं बनी हैं, संस्कृति के तत्व बने हैं, ये भारतीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही बने हैं। क्योंकि गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श क्या होता है, वह बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर जूतों का उतना सम्मान नहीं है या मान नहीं दिया जाता जितना पाश्चात्य देशों में है। नहाने की आवश्यकता, क्योंकि गर्म देश है तो इसलिए नहाने की आवश्यकता भी जीवन का हिस्सा बन गया, और उसमें भी धार्मिक क्रियाकलापों में भी नहाने को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो किस प्रकार जलवायविक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं संस्कृति के तत्वों का निर्धारण करती हैं, ये गुलाब राय जी बता रहे हैं। संस्कृति के जो आंतरिक पक्ष हैं उसमें इन्होंने आध्यात्मिकता की बात की है, समन्वय बुद्धि की बात की है, वर्णाश्रम विभाग, अहिंसा, करुणा, प्रकृति प्रेम, ये संस्कृति के आंतरिक पक्ष हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो निबंध का जो वैचारिक पक्ष है, इस निबंध का जो वैचारिक पक्ष है उसको परंपरागत रखा है। जो पुरानी जो शास्त्रगत मान्यताएं हैं उन्हीं को ये मानता है और उसी का समर्थन करने का प्रयास गुलाब राय जी ने किया है। वह चाहे मनुस्मृति हो, भगवत गीता हो, वैदिक साहित्य हो, इन सब से सांस्कृतिक संदर्भ लेते हुए उन्होंने इस निबंध को लिखा है। और एक विशेषता जो समन्वयता की जो विशेषता है, भारत की सामाजिक संस्कृति की जो विशेषता है, उसको भी भारत की एक आंतरिक विशेषता के रूप में स्थापित इन्होंने किया है। भारतीय नाटकों में जो सुखांत नाटक होते हैं, अभी हम जब नाटक पढ़ रहे थे तब हमने बात की है, उसका महत्व भी इन्होंने दर्शाया है। फिर इन्होंने बताया है कि भारतीय संस्कृति के समक्ष वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप अन्य संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार कर ले रहे हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है जो हमारे सामने, उसको देखते हुए जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनका आपसी जुड़ाव हो रहा है, दोनों एक दूसरे की संस्कृतियां हैं, उनके तत्व एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तत्वों का आदान प्रदान भी हो रहा है। तो उनका ये मानना है कि ठीक है, कुछ तत्वों का आदान प्रदान हो, ठीक है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के मूल तत्वों से समझौता नहीं करें। जैसे इन्होंने कहा है, इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है, हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। आज के दौर में भी ये सत्य है। इन संस्कृतियों में से हम कितना लें कितना छोड़ें, ये इस समय सबसे बड़ी समस्या है। ये चुनौती बताया इन्होंने। अपनी भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर इनको अपनाना क्या होगी? आत्महत्या होगी। तो अपने संस्कृति के मूलभूत तत्वों को नहीं छोड़ना है। जैसे हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व दिया गया है। पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना मूर्खता होगी, किंतु पारिवारिकता के साथ सामाजिकता बना ढाना श्रेयस्कर होगा। मतलब दोनों का समन्वय बनाने की कोशिश करिए, मूल तत्व को नहीं छोड़िए।
ये तो था जो निबंध है उसका संवेदना पक्ष। अब अगर हम शिल्प पक्ष की बात करें तो उद्धरण शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। संस्कृत ग्रंथों से लगभग 15 प्रसंग या उद्धरण इन्होंने लिए हैं। अब ये जो 15 प्रसंग और उद्धरण लिए हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि विचारों की पुष्टि हेतु रोचकता, विचारों की पुष्टि हो पाती है, इसमें प्रामाणिकता आती है और रोचकता बनी रहती है और पठनीयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे अतिथि देवो भव, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, ऐसे सूक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल व स्पष्ट, कोई दुरूहता या बोझलता नज़र नहीं आती है। विश्लेषण शैली भी अत्यंत वैज्ञानिक रखी है और तार्किक भी रखा है। एक विचार से दूसरे जो विचार है वो सघन व गुम्फित परंपरा, जो शुक्ल जी की भी विशेषता है, वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ये आज के 4 निबंध हुए। एक निबंध हमने कल वाला आज पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद साहित्य का उद्देश्य हमने पढ़ लिया है और भारतीय संस्कृति हमने पढ़ लिया है और कुटज आज हमने पढ़ लिया। उत्तर फाल्गुनी फिर हम कल पढ़ लेंगे, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है। तो इस तरीके से आप 4 निबंध पढ़ चुके हैं, अब बचे हुए 3 कल पढ़ेंगे। और कोई अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है हिंदी साहित्य की, अब क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर एक जल्दी ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि अगले जो 3 महीने हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।